तो पांचवें चरण का रण जारी है। सुबह से हर तस्वीर, हर अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में क्या उत्साह है, उनके भीतर क्या मूड है, उनके मुद्दे क्या हैं, सब कुछ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो यूपी में पांचवें चरण की वोटिंग जारी है, तो आप भी अपने घर से निकलिए और वोट जरूर डालिए। वोटिंग सिंबल के साथ सेल्फी जरूर लीजिए। हैशटैग यूपी वोटिंग फेज 5 पर ट्वीट कीजिए। साथ ही 7815929855 पर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपकी सेल्फी टीवी पर दिखाएंगे। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी में पांचवें चरण का मतदान जारी है। अब तक मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई सियासी दिग्गजों ने वोट डाल दिया है। किसी भी वक्त 2 घंटे की पड़े वोट की जानकारी आ सकती है, यानी कि मतदान प्रतिशत जो है 9 बजे सुबह आ जाया करता है। 8:59 अगर हम बात करें, क्योंकि 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त रह गया है, तो आप समझिए कि आंकड़े सामने आएंगे तो अमित मूड भी समझ में आ जाएगा। किस उत्साह से वोटिंग हो रही है वो साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, 6 तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रयागराज, अमेठी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और साथ ही साथ चित्रकूट से तस्वीरें सामने आई हैं। गोंडा से भी तस्वीर सामने आ चुकी है। 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। उसमें कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में परिवार के साथ मतदान किया, तो बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी प्रयागराज में वोटिंग की। बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने अमेठी में, कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने प्रतापगढ़ में, राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय ने चित्रकूट में और रमापति शास्त्री ने गोंडा में परिवार के साथ वोट डाला और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील भी की है। तो कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, लेकिन सुबह सुबह मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वोट किया और साथ ही साथ वोटर से अपील भी की कि आप लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो जाइए। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, संजय सिंह और आराधना मिश्रा की हैं, जिन्होंने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया। इम्तिहान है और उस दिन भगवान जी विशेष तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा याद आते हैं अमित, और ये हम सब के जीवन में भी है और यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं। सभी ने अपने आराध्य को याद किया। परिवार में बड़ों से, यानी कि माँ से, पिता से, सबने अपने अपने तरीके से आशीर्वाद लिया और उसके बाद भगवान को भी याद किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सिराथू, प्रयागराज, अमेठी, प्रतापगढ़, चारों ही दिग्गज हैं इन सीटों से मैदान में, जो तस्वीरें सामने आई हैं। तो लगातार हर बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये बड़ा मुकाबला देखिए, केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी बीजेपी और पल्लवी पटेल सिराथू से। अमित, आप नामांकन के दौरान थे केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ, उस वक्त भी वो आश्वस्त थे। आज की बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ देखा आपने सिमिलर? और एक बात वो बार बार कर रहे हैं, नामांकन वाले दिन भी उन्होंने कहा था कि सिराथू का बेटा सिराथू के लोगों के बीच आया है। और आज जब वो सुबह सुबह पूजा पाठ करके घर से बाहर निकले, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सिराथू के बेटे को यहाँ के लोग प्यार जरूर देंगे। अयोध्या विधानसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। कुंडा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट में से एक। रघुराज प्रताप सिंह और उनके सामने है गुलशन यादव, जो कभी उनके साथी हुआ करते थे और इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में नजर आए थे और एक बयान के जरिए दोनों आमने सामने भी आए। वेद प्रकाश गुप्ता प्रत्याशी बीजेपी और पवन पांडे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। अयोध्या विधानसभा, अयोध्या भी जबरदस्त मुकाबला है। अगर हम अयोध्या जिले का भी जिक्र करें, नंदगोपाल नंदी प्रत्याशी बीजेपी और रईस चंद्र शुक्ला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। नंदगोपाल नंदी भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे और हर पार्टी में वो भ्रमण कर चुके हैं। इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला और बड़ा चेहरा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं सीएम योगी के। लिहाजा उनको उम्मीद है कि 2017 में जो प्रदर्शन बीजेपी का हुआ था दक्षिण सीट पर, वही प्रदर्शन एक बार फिर से यहां पर देखने को मिलेगा। कौशांबी के सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह के वक्त उन्होंने पूजा की और मां का आशीर्वाद लिया और अपनी जीत का दावा भी किया। तो प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह भी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के रामपुर खास से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की आराधना मिश्रा भी जीत का दावा कर रही हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं। घर के बाहर मंदिर जो है, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जुड़ के बात करने के लिए। सर, आज बड़ा दिन है आपके लिए, बड़ा मुकाबला है आपका, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? मेरे लिए निश्चित तौर से और मेरी पार्टी के लिए निश्चित तौर से हर दिन महत्वपूर्ण होता है। जब चुनाव लड़ते तब भी महत्वपूर्ण होता है, जब काम करते तब भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है सर, लेकिन सर 5 फेज हो चुके हैं, कितनी सीटें अब तक आकलन कर रहे हैं आप? ऐतिहासिक अंतर से 2017 से भी ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं। हाँ। उससे अधिक सीटें जीत रहे हैं। बैठ गए सर आपका प्रचार करते करते। हाँ, कितना कड़ा मुकाबला। डिंपल यादव आ गई आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए। अब उनको मैं क्या कहूँ, उनकी कुर्सियों में कोई आदमी नहीं था, आपको मालूम नहीं लग रहा। ठीक है,
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी ने अभी मतदान किया है, मतदान करके बाहर निकले हैं। सर ये बताएं कि किस तरह से मतदान किया है और क्या जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? नहीं, अच्छी जीत होगी और हम लोग की अपनी सरकार बनेगी। सर क्या लग रहा है कि पूरे प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? 5वें चरण का यह मतदान हो रहा है 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर। हम लोगों की 300 प्लस सीटें आएंगी और योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सर आपने एक बात कही थी कि शहर पश्चिम विधानसभा में आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे मुखौटा कोई और है, कौन है मुखौटा? ये तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसमें कोई छुपा थोड़ी है। उनके लिए तो अब कैंपेन भी बाहुबली की बेगम कर रही हैं। जी, कौन है वो मुखौटा? कौन है? नाम क्या देना? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो ये थे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी इस सीट पर जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार भी बनाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लोकतंत्र का सबसे मजबूत अधिकार अगर कोई है तो मतदान है। आप लोग अपने घरों से निकलिए और जो आपके अपने मुद्दे हैं उन पर वोट दीजिए। मैम आपने एग्जाम आज टेस्ट है आज आपका, क्या लगता है डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीजन? देखिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि रामपुर खास ने हमेशा इतिहास रचा है और एक बार फिर रामपुर खास इतिहास रचेगा। यहाँ पे मेरे पिता और मैं डिस्टिंक्शन से ही पास हुई हूँ और डिस्टिंक्शन से ही पास हुई। कुछ टफ समझ आया तो चुनाव इस बार कुछ खास, क्योंकि जैसे लोग बता रहे थे कुछ वेव सिस्टम है और ये है? कोई वेव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही असफल हो चुकी है और रामपुर खास में केवल विकास की आंधी होती है और वही आंधी फिर से चल रही है। तो सभी जो हैं अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आपने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखा, स्माइल देखा, कॉन्फिडेंस देखा। प्रत्याशी जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार के दौरान किस तरह से वोट मांग रहे थे, लेकिन हम लगातार आंकड़े किसी भी वक्त आ सकते हैं कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अमित, जब हम, क्योंकि पूर्वांचल की तरफ हम एंटर कर चुके हैं, 231 सीटों पर 4 चरणों में मतदान हो गए, आज की 61 मिला दे तो 292 हो जाएंगी। बहुत चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं ग्राउंड पर। बहुत चीजें चेंज हो रही हैं और ये बात पार्टियां भी समझ रही हैं। इस वजह से प्रचार में हर तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 9 बजे तक का जो अपडेट है सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है, क्या बड़ी बातें रही हैं। 2017 में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज था वो आप देखिए। श्रावस्ती में 62% वोट पड़ा था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि शाम को जब 6 बजे मतदान संपन्न हो जाएगा तब वोटिंग परसेंट क्या रहता है। बहराइच में आप देखिए 58% मतदान हुआ था 2017 में। बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करेंगे बाराबंकी में 66% मतदान प्रतिशत के जरिए भी मूड बहुत ज्यादा जो है ये तय हो जाता है, ऐसा कहते हैं राजनीति के पंडित की। बहुत कुछ उसे स्पष्ट होता है। गोंडा में 57% वोटिंग हुई थी, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, और जबकि अयोध्या में 60%। और हमारे सहयोगी संकेत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। संकेत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अयोध्या से अब, और जो वोटर्स वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, उनसे भी बातचीत की कोशिश करिए। बिल्कुल, अयोध्या में उत्साह है रामनगरी में मतदान को लेकर। आप देख सकते हैं तमाम जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो मतदान करके लगातार निकल रहे हैं। और हम बात करेंगे, महाराज जी ये बताइए, मतदान किया है किन मुद्दों पर, क्या चाहते हैं? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। बिल्कुल, तो आप तो व्हील चेयर पे आए हैं मतदान करने के लिए, तो मुद्दे क्या क्या हैं? और मुद्दे क्या, विकास होना चाहिए, और क्या मुद्दा है? बिल्कुल, हाँ। तो और हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, अब क्या और चाहते हैं? विकास किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट किया है? हमने विकास, बेरोजगारी के नाम पर वोट किया है। हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, इसीलिए हमने वोट किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं, उन्हीं के नाम पर हमने वोट किया। तमाम संत महात्माओं की अपनी अपनी राय है। और भी हमारे साथी हैं यहाँ से, अयोध्या से निमिष जी। निमिष जी बताओ कि जो माहौल है इस समय अयोध्या में, किस तरह का मतदाताओं में आप उत्साह देख रहे हैं? और देखिए, अर्ली सुबह है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, विकास है, और साथ ही ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पक्ष को लोग जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहा जा विपक्ष सकता। भी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है, और शायद यही वजह है कि जो पोलिंग स्टेशन है उन पर धीरे धीरे भीड़ शुरू हो गई है। लोग दोनों तरफ, कोई विकास के नाम पे जा रहा है, कोई मंदिर के नाम पे जा रहा है, कोई किसी नाम पे जा रहा है। और भी देखिए हमारे साथ बात करेंगे। मतदान करके आ गए हैं, तो क्या मुद्दे हैं इस बार अयोध्या के?
अयोध्या मुद्दे अच्छे चल रहे हैं, बीजेपी फिर सरकार बनना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया और संतों का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। दरअसल ये भी हम तस्वीरें अलग अलग तरह से देख रहे हैं और सभी को आशीर्वाद मिल रहा, होना भी यही चाहिए। हमारे साथ प्रयागराज से भी जुड़े हुए हैं सर्वेश। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण है सर्वेश कई मायनों में, क्योंकि धार्मिक नगरी का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर दबे शब्दों में रोजगार भी एक मुद्दा होता है। जरा बताइए वहां पर क्या उत्साह है लोगों में, किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? देखिए, पांचवें चरण में प्रयागराज की भी 12 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। हालांकि सुबह रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन इस समय थोड़ा सी रफ्तार धीमी हुई। लेकिन एक बूथ यहाँ पर है, इस वक्त हम ज्वाला देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ पर एक बूथ है 257, जहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ जरूर दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर बूथों पर भीड़ नहीं है। और हम चलेंगे, अब लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग लाइनों में लगे हैं और यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लाइन में लगे हैं, वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे को लेकर जनता वोट कर रही है? विकास के लिए वोट हो रहा है और विकास के लिए राम मंदिर बन गया। इसके बाद अभी काशी का जो मंदिर है कॉरिडोर वो बन रहा है, पूर्वांचल बन रहा है। ये विकास है, ये भारत का विकास है। इसी पे मुद्दे वोट दें। जी, तमाम लोग यहाँ पर क्यू में और भी लगे हैं। सर, ये बताएं कि आप आए हैं और वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार का है, इसको प्रयोग करने आए हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रही जनता है? डेवलपमेंट एक पार्ट है और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो एक ग्रास रूट लेवल तक के हमारे सिटीजन्स को कोई भी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड हो रही है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आल्सो। जी, तो इनका कहना है कि जो ग्रास रूट लेवल तक जो विकास पहुंच रहा है, तमाम लोग वोट कर रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी पहुंच रहा है उसको लेकर वो उनके क्षेत्र का समुचित विकास करे। एक बार अनामिका के पास चलते हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, 2017 में तीनों ही सीटों पर कमल खिला था। 2022 में जो वोटर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनका मूड क्या है, मुद्दे क्या हैं? देखिए, कौशाम्बी की 3 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है, अलग अलग पोलिंग बूथ पर। लेकिन एक वोटर तो वो है जो लाइन में लगा हुआ है और अपने वोट देने के लिए खड़ा हुआ है, वोट दे रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो यहाँ पर वोट देने के बाद चाय पर चर्चा कर रहा है और तय कर रहा है कि जिसको वोट किया है उसका वोट सही जगह गया है, नहीं गया है, किसने कितना काम किया, इस बात को लेकर यहाँ पर चाय की दुकान पर आकलन किया जा रहा है वोटर्स की ओर से। वोट दे दिया है आपने, क्या मुद्दे रहे आपके लिए? अरे विकास होना चाहिए, कोई भी आए। अच्छा जी, किसने विकास किया है यहाँ पे अब तक? अब तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, अभी वोट डाल के आ गए आप? जी नहीं, अभी मैं जाने वाले हैं। ठीक है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट डालने के लिए? विकास तो भरपूर हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जिसकी आंख ना हो उसको तो बताया समझाया जा सकता, लेकिन आंख वाले अंधों को कुछ नहीं दिखाया जा सकता। मैं जानकारी दे दूं कि लोग एक फ्लाईओवर के लिए तरसते हैं। यहाँ पर माननीय डिप्टी सीएम साहब ने इस विधानसभा को 5 रेलवे ओवरब्रिज, 2 फ्लाईओवर, इसके बाद गंगा और यमुना दोनों में सेतु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेतु देने का काम किया है। और गांव-गांव, गली-गली में उन्होंने एक रोड बनाने का काम किया है। ये कम विकास नहीं। और ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर चुनाव के लिए? हमारे लिए मुद्दा ये है कि देखिए, हम लोग आम लोग हैं और हम लोगों की जरूरत होती है कि विकास। अब हम लोगों ने विधायक तो बहुत बनाया है, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री बनाने का हमारा सौभाग्य है। हम लोग डिप्टी सीएम को जिताकर अपने सिरातू विधानसभा के माध्यम से पूरे प्रदेश को जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नामिका, बिल्कुल आपके पास आएंगे, कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं चर्चा में। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैदी जी जुड़े हुए हैं। जैदी जी, सवाल अब ये, आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं तो सुनी है, खासतौर से जिस चरण में इस वक्त हम हैं, यहाँ पर 2 शब्द बहुत सुनाई दिए, राशन और लाभार्थी। आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या कोई चुनौती हो सकती है राशन वितरण से? उससे पहले थोड़ा इस तस्वीर के बारे में जीनत बता देते हैं। ये कुंडा बेंती से तस्वीरें सामने आ रही हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। 6 बार से वो कुंडा से विधायक हैं और एक बार फिर से उनको पूरा भरोसा है कि न सिर्फ वो जीतेंगे बल्कि भारी मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार 1 लाख से अधिक वोटों से वो जीते थे और इस बार उनके सामने गुलशन यादव चुनौती के तौर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कई ऐसे बयान भी सुनने को मिले जिसमें बहुत तलखी थी। खासतौर से भी अखिलेश यादव जब गुलशन यादव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगी। उस पर राजा भैया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं है कि जो कुंडा में आकर कुंडी लगा दे। और फिलहाल अब वो मतदान करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और
1993 से लेकर अब तक लगातार वो 6 बार चुनाव जीते, 93, 96 में, और उसके बाद से वो लगातार जीते ही आ रहे। 2002, 2000, 2012 वो सपा के साथ भी रहते हैं, और उसके बाद अब जो तलखी नजर आई, और अब वैसे सबकी नजर होंगी इस सीट पर कि क्या रहता है। और एक फैक्ट ये भी है जीनत की, हर बार समाजवादी पार्टी उनको वॉकओवर दिया करती थी, यहां से कोई प्रत्याशी उनके सामने नहीं होता था। इस बार एसपी उनके सामने चुनौती के तौर पर चुनावी मैदान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है, सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत आपको बता दें, चित्रकूट में सुबह 9 बजे तक जो है 8.80%, आप इसे राउंड फिगर में 9 मान सकते हैं। गोंडा में भी 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। गोंडा में, चित्रकूट में देखिए 8.80% मतदान हुआ है, और गोंडा में भी 8.37% सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अवध की लड़ाई जारी है। 5वें चरण में तमाम दिग्गज वोटिंग के लिए निकल पड़े हैं, और जो मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या है हम आपको वो भी बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में होंगे, वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। यहां पर बूथ सम्मेलन में उनको शिरकत करना है, लेकिन उसके बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो जानकारी आई है सामने, और मिशन पूर्वांचल को भी आप समझ सकते हैं। 164 सीटें विशेष तौर पर आती है, और ये माना जाता है कि जिसका पूर्वांचल उसका उत्तर प्रदेश, और बीजेपी की बात करें तो 117 सीटें जो है बीजेपी जीती थी अलायंस के साथ इस चरण में। खैर, ये जो जानकारी आ रही है, माना जा रहा है क्योंकि बूथ सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रधानमंत्री मैसेज देंगे, और अमित, प्रधानमंत्री की हर एक्टिविटी गहरा संदेश लिए होती है। और हर बार ये होता है कि हर चरण की वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री का कोई ना कोई कार्यक्रम कहीं पर होता है, जनसभा को संबोधित करते हैं। इसी कड़ी में आज वो काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, जहां पर बूथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, और बाद में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। और चलिए आपको बताते हैं कि 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज कितना है। हर जिले से अभी तक जो अपडेट सामने आया है, जो नंबर सामने आए हैं, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें चित्रकूट की। आप देखिए चित्रकूट में 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है, ये वहां का वोटिंग परसेंटेज है। इसके बाद हम गोंडा का रुख करते हैं, यहां पर 9 बजे तक 8% मतदान हुआ है, एवरेज यही है तकरीबन 8% के आसपास का। रायबरेली की बात करें तो यहां पर 7% वोटिंग अब तक हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बाराबंकी की बात करते हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 6% मतदान यहां पर अब तक हुआ है 9 बजे तक। सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर 9% मतदान हुआ है, एवरेज से 1% यहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है। अमेठी में भी 9% मतदान हुआ है। ये कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर है 9 बजे तक हर जिले में जो वोटिंग परसेंटेज है। प्रयागराज की 12 सीटों की अगर हम बात करें तो 7% मतदान 9 बजे तक यहां पर हो चुका है। प्रतापगढ़ 8% वोटिंग यहां पर अब तक हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ने वाला है। तो लगातार जो है वोट प्रतिशत और 8 से 9% के बीच में ही रहा, ये आपने देखा, और संभावना ये है कि बढ़े। 11 बजे जब ये नंबर आए सामने तो बेहतरीन रहे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर्वेश, हमने प्रयागराज का देखा वोट प्रतिशत, वो बहुत ज्यादा नहीं, 7% रहा, लेकिन क्या संभावना कि भाई ये बढ़ सकता है 11 बजे के आसपास? वहां पर आप ग्राउंड पे ज्यादा बेहतर देख पा रहे होंगे लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पर सुबह एक बार मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ जरूर थी, और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कुछ अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर लोग मतदान करने निकल रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि प्रयागराज में कुल 7% 9 बजे तक मतदान हुआ है, मतलब शुरुआती 2 घंटे थे उसमें 7% लोगों ने मतदान किया। 12 में सबसे ज्यादा 12 विधानसभा यमुना पार की ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, जहां सबसे ज्यादा 9.5% मतदान हुआ है, और इसके साथ ही साथ फाफामऊ जो विधानसभा है वहां पर 9% मतदान हुआ है। लेकिन कुछ विधानसभाएं हैं, वो इलाहाबाद उत्तरी जो सबसे पढ़ी लिखी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी कही जाती है, वहां पर सिर्फ 4% लोगों ने वोट कास्ट किया है, और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से संदीप यादव मैदान में है, और कांग्रेस से अनुग्रह नारायण सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और 5 बार करीब विधायक रह चुके हैं, तो वो भी मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है, तो वहाँ पर सबसे कम मतदान हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि
अभी मतदान का जो रुख है वो लोग अपने घरों में कामकाज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ठंड का मौसम भी है तो लोग निकलें और मतदान करें और मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी कई अभियान चलाए थे, रन फॉर वोट का आयोजन किया था, मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए कई अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित मतदाताओं से अपील कर रहा है लगातार सर्वेश की आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होइए। अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो अभी घर से बाहर निकलिए और मतदान करिए। समाजवादी पार्टी से जैदी साहब हमारे साथ। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे जो अभी तक घरों में बैठे हैं? सभी सम्मानित मतदाता निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बड़ी संख्या में मतदान। इस बार 1.5 लाख के पार राजा भैया जी। नहीं गलत सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमने नहीं कहा है, जनता ने कहा मिलेगी, ये कहा है जनता ने कहा। बिल्कुल कितना टफ मानते हैं इस चुनाव को आप अपने लिए? क्योंकि चुनाव टफ देखिए, कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। सर बस इतना बता दीजिए कि अब जो आपकी चाबी आपने कहा था इलेक्शन के आसपास बताएंगे, क्या अलायंस करेंगे अब इसके आसपास? क्या इलेक्शन के आसपास अलायंस आपका नहीं था, पोस्ट में अलायंस करेंगे सर? अब पोल तो हो जाने दीजिए पहले। अब तो अभी शादी नहीं हुई हो, आप पूछ रहे बेटा होगा या बेटी? पहले पोल हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? जिसको जो बोलना बोल रहे एक मिनट। अरे यार अमित, वही अंदाज जो राजा भैया का है जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो यहाँ पर भी नजर आया। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है जैदी साहब। इसलिए अंत में जो है विचारधारा जो बीजेपी की है उसकी जीत होने वाली है। और जहां तक प्रतीक भूषण का आपने सवाल किया, ये बताइए जब प्रतीक भूषण चुनाव हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं घास छिलूंगा क्या? तब इसका मतलब बीजेपी सारी सीट हार गई। अगर प्रतीक भूषण गोंडा से हार गए तो इसका मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ। अगर आपके बेटे हार गए तो समझो बीजेपी खत्म। तो बीजेपी खत्म। हाँ समझो खत्म। मतलब मंडल की 20 सीटें हार गए, समझो बीजेपी खत्म। बीजेपी खत्म। ये उत्साह या अति उत्साह? ये ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको पूरा भरोसा है कि उनके बेटे की हर हाल में जीत होगी। जैदी साहब के पास चलते हैं। जैदी साहब, मैं रघुराज प्रताप सिंह के बयान पर रिएक्शन लूंगा। उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने वो जो कुंडा में कुंडी वाला बयान दिया था उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ मेरे लिए चुनौती ये है कि हार जीत का जो मार्जिन है वो इस बार और ज्यादा बढ़े। पिछली बार वो 1,03,000 वोटों से जीते थे, उम्मीद कर रहे कि इस बार ज्यादा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि मेरा मार्जिन कम होगा। यहाँ तक के तो आए, शुरुआत में जो उनकी भाषा थी और जो उनका उत्साह था वो स्तर नीचे आया। शुरुआत में आपने देखा होगा कि वो कह रहे थे कि ऐसा कोई माई कलाल पैदा नहीं कि जो कुंडा में कुंडी लगा सके। जिस तरह के बड़बोलापन था उनका, उनको जनता के तेवर को देखते हुए और जनता के प्रवाह को और समाजवादी जिसको लहर को कहते हैं देखते हुए उनको ये एहसास हो रहा है कि हमारा मार्जिन कम होगा। आपसे बात करेंगे जैदी साहब, तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो भी दिखानी बहुत जरूरी है दर्शकों को। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, सिराथू चर्चा में है ही और पल्लवी पटेल और अपने रैली और बयान के बाद तो खास तौर से चर्चा में है। वो आपके साथ है, जरा बातचीत कीजिए, सवाल कीजिएगा। बिल्कुल, सिराथू चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि डिप्टी सीएम को चुनौती देने के लिए पल्लवी पटेल मैदान में है, लगातार प्रचार कर रही क्षेत्र में अपनी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ भी गई हैं। लगातार प्रचार किया है आपने, लेकिन चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है, सामने डिप्टी सीएम है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चुनौती ही नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे पूरे एक साथ होकर के जनता चुनाव लड़ रही है और अपने अधिकारों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि कौशाम्बी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, बहुत काम किया गया है, राशन से लेकर के बहुत सारे मुद्दे गिनवाए जा रहे हैं विकास को लेकर। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, राशन किसी भी समाज के लिए विकास का मुद्दा नहीं हो सकता। विकास जो होता है वो बच्चों की शिक्षा से होता है, नौजवान की रोजगार से होता है और किसानों की कमाई से होता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः विफल रही है और विकास के जो मायने उन्होंने खड़ंजा और नाली तय कर रखे हैं वो कभी भी विकास का मायना नहीं होता है। आपके टिकट को लेकर भी पहले बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर बाद में क्लियर हो गया कि नहीं, आप इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अब चूंकि आज मतदाता जा रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए एजेंडा क्या है कौशाम्बी के विकास को लेकर? आपकी स्ट्रैटेजी में क्या है यहाँ के लिए? मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ पर जो छुट्टा सांड फसलों को ख़राब कर रहे हैं उनको खूंटे से बांधा जाए और किसानों को सहूलियत दी जाए।
मेरा दूसरा अहम मुद्दा रहेगा बच्चों की शिक्षा पे मुझे विशेषतर गौर करना है, क्योंकि अगर बच्चों की शिक्षा नहीं होगी तो कभी भी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा अहम मुद्दा रहेगा मुझे पिछड़ा दलित शोषित समाज के रोजगार को लेकर के, कि नौजवान अपने सही लेंथ पे चलें, सही लाइन पे चलें। अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो फालतू की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। आपके प्रचार के लिए डिंपल यादव भी मैदान में आई, उनके बयान को लेकर जो उन्होंने मुख्यमंत्री के कपड़ों के रंग को लेकर के किया था, वो उसको लेकर जमकर सियासत हुई, लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की, अयोध्या के कुछ लोगों ने। फिर जया बच्चन आती मैदान में, उन्होंने भी प्रचार किया। तो ये जो महिलाओं की फहरिस्त थी आपके साथ, क्या लगता है आपको इसका असर पड़ेगा वोटर्स पे उनकी बातचीत का? मुझे ऐसा लगता है इस देश की आधी आबादी बहुत अहम किरदार निभा रही है। ठीक है अनामिका, बीजेपी से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक उनका रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत जी, अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा कहते हैं तो पल्लवी पटेल खुद को सिराथू की बहू कहती हैं, और उनका ये मानना है कि कोई चुनौती नहीं है, हर हाल में वो जीत रही हैं। क्या वो कारण होंगे, क्या वो फैक्टर होगा कि ये माना जाए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से जीतने वाले हैं? देखिए, केशव जी का वो घर है। केशव जी 2012 में उस समय वो सीट जीते थे जिस समय हमारी पार्टी बहुत कमजोर थी, और पल्लवी जी ने तो अभी कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ये स्वयं कंफ्यूजन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। और सिराथू में हर वर्ग का, हर जात का, हर धर्म का जो वोट है केशव जी को मिल रहा है। केशव जी प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने जो वहाँ काम करा है उस नाते उनको मिला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 14 में उसी सीट पर उपचुनाव हार गए थे आप। इस समय उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके चुनाव हो रहा है। न तो इस समय कोई सुरक्षा की कोई बात कर रहा है, न कोई बिजली की बात कर रहा है, न कोई पानी मांग रहा है, न आवास मांग रहा है, क्योंकि ये सारे काम हमने किए हैं। ले दे करके विपक्ष के पास एक मुद्दा आता है, छुट्टा सांड। तो ये समय आप देखिए कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। जो हमने काम किए हैं उनके आगे इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया है, बस ले दे के छुट्टा सांड की ये लोग बात कर रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि लेकिन ये समस्या तो है ना, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा था कि इसको लेकर वो पॉलिसी बनाएंगे, फिर वो शिक्षा का भी जिक्र करती हैं। मनोज जी के पास मैं आऊंगी, आपके पास आते हैं प्रशांत जी। मनोज रघुवंशी जी, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े मुद्दे हैं, और जिन जिलों में आज चुनाव है आर्थिक तौर पर थोड़े पिछड़े माने जाते हैं, ये जिस पर काम करने की जरूरत है। तो ये मुद्दे फैक्टर रहेंगे, जनता के मन मस्तिष्क पर हैं ये मुद्दे सर? देखिए, चुनाव नॉर्मली जो है वो इससे ज़्यादा इमोशनल होता है। हालांकि बुनियादी ज़रूरतें यही हैं, लेकिन चुनाव हम देखते हैं नॉर्मली इमोशनल ज़्यादा होता है। तो अब कौन कौन से इमोशनल इश्यूज़, देखिए इससे ज़्यादा प्रभावशाली जो इमोशनल इश्यूज़ हैं वो जैसे अब छुट्टा सांड वाली बात उन्होंने कही, वो भी एक इमोशनल इशू है, या लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी एक इमोशनल इशू है। तो वास्तव में ये दो मुद्दे कितने महत्व के होंगे, ये मुझे आपने इमोशनल इशू का जिक्र किया, मैं आपसे ये सवाल ले लेती हूँ। हमने कई लोगों से इस पर जरूर बात की। ये जो राशन वितरण है, क्योंकि इसका जिक्र स्पेशली इस चरण के बाद ज्यादा सुनने को मिला, लाभार्थी मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, ये एक इमोशनल इशू है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हमने नमक खाया है तो नमक का हक अदा करेंगे। फिर कुछ लोगों ने राशन ये कह के नहीं लिया, ऐसी भी बातें सामने आई कि भाई हम नमक नहीं खाएंगे नहीं तो हम बाध्य हो जाएंगे। ये कितना बड़ा इमोशनल इशू है सर? जीनत, एक बात मैंने बहुत मतलब 44 साल की पत्रकारिता में एक बदलाव देखा है। पहले क्या होता था कि जैसे आपने कंबल दे दिया या साइकिल दे दी या कुछ पैसे दे दिए तो जिसको आपने दे दिए वो आपको वोट दे देता था। उसके बाद एक बदलाव आया कि उसने ले लिया, जो आपसे ले लिया, लेकिन वोट वहीं दिया जहां उसका मन किया। फिर वोटर कुछ बड़ा साइलेंट टाइप हो गया कि जैसे बीएसपी का जो वोटर इवॉल्व किया, वो तो मतलब कांग्रेस के बूथ पे आके पर्ची वहां से ले रहा है, और जब डिब्बा खोला तो पता लगा सबको सब हाथी हैं। तो फिर चेतन चौहान के बड़े भाई, हमारे ममेरे भाई थे, उनके बड़े भाई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, तो बोले कि मनोज अब हाल ये हो गया है कि सुबह नाश्ता एक यहाँ लेंगे, मतलब कैंडिडेट 3 हैं, सुबह नाश्ता एक यहाँ लेंगे, दोपहर का खाना एक यहाँ लेंगे, रात का डिनर एक यहाँ लेंगे, और वोट वहाँ देंगे जहाँ उनका मन करेगा। तो अब नमक हलाली वाला माहौल अब पुराना वाला वो नहीं रहा। वोट तो आदमी वहीं देगा जहां उसका मन करेगा। आप किसी बात पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कई बार रैलियों में भी ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी की रैली में नजर आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो बीजेपी की रैली में नजर आते हैं। वो कहते हैं हमको 500 रुपया मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि किसकी रैली में जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है, वो आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए,
जो कीव कैपिटल है यूक्रेन की, उसके पास एक गैस पाइपलाइन थी जो फट गई है रूसी हमले के बाद, और अब वहां पर रेडिएशन का खतरा भी बढ़ा हुआ है, ये भी जानकारी आ रही है। यूक्रेन पर हमले को लेकर ताजा अपडेट जो है हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कीव की दिखा रहे हैं, जहां पर रात भर गोलाबारी और बमबारी होती रही। उसका परिणाम यह है कि यहाँ पर आप देखिए कैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। कीव पर चारों ओर से हमले की तैयारी कर दी गई है रूस की तरफ से। कीव पर रात भर होती रही बमबारी। खार्किव में तेल पाइपलाइन पर हमला हुआ, पाइपलाइन पर हमले से आग लगी हुई है और पूरा कीव शहर इस वक्त धुएं के गुबार से भरा पड़ा है। बिल्कुल, तो या हम बेलारूस का जिक्र करें, चेर्नोबिल, कीव का जिक्र करें, खार्किव, यूक्रेन, डोनेस्टिक, लुहांस्क, खेरसोन, ओडेसा, रोमानिया और या फिर क्रीमिया का, यहाँ पर तो आप असर देख ही रहे थे। लेकिन जो अब ताज़ा जानकारी आ रही है, रूसी फोर्सेस की बात करें तो उन्होंने राजधानी कीव, उत्तर पूर्वी शहर जो है उनका खार्किव और दक्षिणी शहर खेरसोन में यूक्रेनी फोर्सेस पिछले 24 घंटे से सीधी टक्कर दे रही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि रूसी सैनिकों ने खार्किव में गैस पाइपलाइन उड़ा दी। वहीं बार्लिस्कीव में गोलीबारी से पेट्रोलियम बेस में भी आग लग गई है। इसके अलावा रूसी हमले के बाद यूक्रेन में वालिस्कीव शहर में तेल डिपो में भी आग लग गई है। भारी नुकसान अमित। और ये 10 बड़ी बातें भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। पूरा कीव शहर इस वक्त धुएं से भरा हुआ है। लोगों को खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह भी दी गई है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना घुस चुकी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को घेरने की तैयारी की जा रही है रूसी सेना की तरफ से। पैराट्रूपर से बड़े हमले की तैयारी में रूस इस वक्त है। सार्थक बातचीत को तैयार हैं, ये भी रूस की तरफ से कहा गया है। तो यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। युद्ध को लेकर रूसी रक्षा मंत्री का बयान, रूस सार्थक बातचीत के लिए तैयार है, यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ये बड़ा आरोप भी है। रूस यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। न्यूक्लियर हमले की आशंका से दहशत ज्यादा है। चौथा दिन है आज अमित। माना जा रहा था कि हो सकता है बातचीत की मेज पर आए, लेकिन फिलहाल ना वो झुकने को तैयार और ना ही रूस रुकने को तैयार। रूस का कहना है कि हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। 3 तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाइपलाइन पर हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक भी की जा रही है और धमाके से किस कदर आग लगी हुई है, लोगों में कैसी दहशत है, वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यूक्रेन के लगभग हर हिस्से से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और बड़े अपडेट्स भी आपको बता दें तो यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। उधर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। भारतीय छात्रों को लेकर कल 2 विशेष विमान दिल्ली पहुंचे। हम 2 तस्वीरों के जरिए इसे आपको दिखा भी रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन छात्रों का स्वागत किया, जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनका स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार एयरपोर्ट की मुंबई और दिल्ली भी दिखा रहे थे पहले भी, और अब जो है आप तस्वीरें जो यूक्रेन से सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तकरीबन 16,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। पीयूष गोयल कल जब ये सभी छात्र मुंबई पहुंचे तब वहां पर एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया, वेलकम किया, इनसे बातचीत की। और आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देख सकते हैं जो कि फ्लाइट में मौजूद हैं और वो भी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। जीनत, केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठा रखी है कि अपने खर्चे पर सभी छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया जाएगा और उसकी शुरुआत भी हो गई है। इसी कड़ी में छात्रों का ये 2 दल वापस स्वदेश लौट आया है और संभावना ये सरकार की तरफ से आश्वासन भी लगातार दिया जा रहा है ताकि एक-एक जो भारतीय छात्र है उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम उनको लाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम वचनबद्ध हैं। और दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको यूक्रेन में जो हमला हुआ है वो भी लगातार दिखा रहे हैं। आज चौथा दिन है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत उम्मीद देते हुए जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारतीय छात्रों को, उनके माता पिता को विशेष तौर पर। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है, आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में, उनका हौसला बढ़ाने, यू हैव टू गिव देम स्ट्रेंथ करने के लिए विशेष भेजा है। उनको बहुत चिंता थी आप सबकी और लगातार पिछले 2-2.5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी चिंता कर रहे हैं, दिन रात फोन कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, बाकी सब देशों से बात की। आपको कहाँ से लाए हैं, बुखारेस्ट से लेके आए, तो सब जगह पे अरेंजमेंट किया है। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है, आपके पास उनके नंबर्स होंगे, आप संपर्क में, उनका हौसला बढ़ाने, यू हैव टू गिव देम स्ट्रेंथ। प्लीज कन्वे टू देम नॉट टू वरी एट ऑल। वी आर कमिटेड टू गेट every brother and sister from India
बैक होम सेफ एंड साउंड। तो आप लोग एकदम बेफिक्र हैं और उनको भी कॉन्फिडेंस देना कि आराम से बॉर्डर्स तक आ जाए। बॉर्डर से आपने तो स्वयं अनुभव किया, हमारे एम्बेसी के लोग उनको लेके आएंगे एयरपोर्ट पे। प्लेन्स हैव बीन अरेंज्ड, ऑल अरेंजमेंट्स आर डन। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कई बच्चों की हमने कहानी सुनी, जिस वीरता से और जिस साहस से भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, उनका ढाढ़स भी हमने बढ़ाया है। और हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि अपने सहभागियों से, अपने मित्रों से जरूर ये हम लोगों का संदेश पहुंचाएं कि भारत सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है। यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीयों को भारत सरकार ये भरोसा दिला रही कि आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, हर एक भारतीय को वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो फिर बात होगी 5वें चरण के रण की।